हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ दी भाटी एजुकेशन क्लासेस। तो आज अपने बात करेंगे एयरफोर्स नेवी आईसीजी की क्लासेस, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले अपने बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। उसके बारे में बात कर ली थी अपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कौन कौन टॉपिक्स है वो अपने पहले कर लिए थे। अब अपने बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। कौन सा अब करेंगे अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखते जाना कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो अपना पहला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, मान लो विद्युत फ्लक्स होता है यानी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखे हुए किसी भी प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है देखो परिभाषा। प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में रखे, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले, प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं या फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स कहते हैं। कौन सा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी होती है, जो एक खुले वक्र के रूप में होती है। और विद्युत क्षेत्र के यानी कि एक काल्पनिक रेखा ही होती है जिसके हर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। उसे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कह सकते हैं। तो ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में से, ये देखो विद्युत क्षेत्र, ये इस तरह विद्युत क्षेत्र है, उनमें रखा कोई भी ये एक इस तरह कोई क्षेत्रफल वाला रखा हुआ है। इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाली प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो परिभाषा के अनुसार अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो फॉर्मूला, ये देखो विद्युत फ्लक्स को अपने इसे इस तरह लिखते हैं फाई से। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल या क्षेत्रफल को लिखते हैं एस, और विद्युत क्षेत्र को किससे लिखते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ये फाई इज इक्वल टू ई एस, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। यदि विद्युत फ्लक्स यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये था। यदि अल्पांश क्षेत्रफल के लिए बात करें तो अल्पांश क्षेत्रफल में से कितना अल्पांश ही विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। ये देखो, यदि मान लो ये इसी तरह निकाय है, ये मान लो ये निकाय, इसका कोई भी अल्पांश ले लिया, ये इतना कोई टुकड़ा ले लिया। इस अल्पांश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं में विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो ये देखो अल्पांश अपने पास हो गया, ये अल्पांश है तो इसका डी इसका समाकलन कर देंगे तो इसका अल्पांश ये हो गया। विद्युत समाकलन करते जाएंगे इसका, ये क्षेत्रफल कौन सा, डीएस क्षेत्रफल, ई डीएस। ये था अल्पांश क्षेत्रफल के लिए, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स, अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स। अल्पांश क्षेत्रफल के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो गया, डी फाई अपॉन इज इक्वल टू ई डी एस, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र और डी एस के यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया अल्पांश। ठीक है, इसका समाकलन करने पे अपने पूर्ण इसका विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स इसका मात्रक क्या होता है, वेबर और मैक्सवेल भी, सी जी के अंदर वेबर होता है और एम के इसके अंदर मैक्सवेल होता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे प्रति एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा फॉर्मूले के यानी कि परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू ई एस। किसी भी फॉर्म न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर अपने ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, फाई इज इक्वल टू ई एस। ठीक है, ये अपने पास ये तीर से दर्शाने वाली संख्या है जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, और ये अपने पास एस यानी कि क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, ये था अपने पास विद्युत फ्लक्स, ये था विद्युत फ्लक्स। अब अपने बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि विद्युत द्विध्रुव। पहले बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है।
ये नोट कर लेना आप, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। अब बात करते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ये देखो, कोई भी निकाय के अंदर दो, ऐसा निकाय जिसके अंदर दो समान परिमाण लेकिन विपरीत प्रकृति वाले आवेश कुछ दूरी पर रखे हो, तो इस तरह के निकाय को अपने क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, कोई भी ऐसा निकाय जिसके अंदर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश कुछ दूरी पे रखे हो, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, ऐसा निकाय, ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण, समान परिमाण, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति वाले आवेश, विपरीत प्रकृति वाले आवेश, आवेश कुछ अल्प दूरी पर रखे हो, आवेश अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हो, उसे क्या कहते हैं, उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये इस तरह के, ये देखो ये होता है, ये इस तरह मान लो कोई भी पहला आवेश है जिसका परिमाण पॉजिटिव है, धनावेश है, और दूसरे का ऋणात्मक है, तो ये कुछ दूरी पे रखे हैं अपने पास, मान लो दूरी r है, इस प्रकार रखे हैं ये, तो इस तरह के निकाय को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब ऐसा निकाय जिसके अंदर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेश उस दूरी पर, अल्प दूरी पर रखे हो, तो उसे कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी कि पहला धनावेश हो गया, दूसरा ऋणावेश कुछ दूरी, दूरी मान लो r दूरी पर रखे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये था विद्युत द्विध्रुव। और दूसरा अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये था इसकी परिभाषा। इसी परिभाषा के अनुसार द्विध्रुव आघूर्ण की भी गणना कर लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, आघूर्ण को अपने P से लिखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P यानी कि दोनों में से कोई भी एक धनावेश या ऋणावेश, दोनों में से एक का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी, उन दोनों के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये देखिए, दोनों आवेशों के, दोनों आवेशों में से एक का परिमाण, एक आवेश का परिमाण तथा उनकी मध्य की दूरी, मध्य की दूरी, दूरी का गुणनफल, मध्य की दूरी का गुणनफल, दोनों में से एक का परिमाण तथा मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, दोनों में से एक आवेश का परिमाण और उनकी मध्य की दूरी यानी कि 2a। 2a कैसे, ये देखो, ये इस तरह का निकाय है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन दोनों के मध्य की मान लो ये पॉइंट O है, इधर इस साइड a दूरी पे, इस साइड भी a दूरी पे, और टोटल दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी 2a दूरी। ठीक है, 2a दूरी, 2a दूरी और दोनों में से एक का परिमाण, दोनों का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ये इस तरह है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट इस सूत्र को लगा के क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, ये था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है, ऐसा निकाय जिसके अंदर ये दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति वाले आवेश कुछ दूरी पर रखे हो, तो इस तरह के निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव अक्ष के ऊपर कितनी होती है, अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव
के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण अक्ष के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले अपने बात करते हैं अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए अपने पहले तो बात करते हैं इसके चित्र के बारे में। मान लो कोई अपने पास आवेश है, एक तो पॉजिटिव आवेश इस तरह क्यू आवेश या नेगेटिव आवेश क्यू, और दूसरा पॉजिटिव आवेश क्यू। ठीक है, ये हो गया। और दोनों के मध्य की दूरी इस तरह ओ बिंदु पे इस तरह ए दूरी, और माइनस क्यू से ओ की मध्य की दूरी भी ए, और इन दोनों क्यू से प्लस क्यू और माइनस क्यू से बिंदु पी यानी कि आर दूरी पे कोई बिंदु पी पड़ा है, जिसके ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये अक्ष के ऊपर हो गया, बिंदु पी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो इनके मध्य की दूरी ये हो गया। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट के लिए, पहले नेगेटिव आवेश के लिए, दूसरा पॉजिटिव आवेश के लिए। ऋणात्मक आवेश के लिए पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, पी बिंदु से मतलब माइनस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र कितना, माइनस क्यू से दूरी कितनी आर ये और ए, आर प्लस ए के क्यू, मतलब E1 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू यानी कि माइनस क्यू, और मध्य की दूरी ए प्लस आर प्लस ए की होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ना बिंदु पॉइंट चार्ज के लिए के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो उनको के का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इज इक्वल टू आर प्लस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया Q1 के लिए यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, कौन सा, पी बिंदु के ऊपर, ये हो गया प्लस क्यू के लिए विद्युत क्षेत्र, प्लस क्यू यानी कि E2 के लिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्यू अपॉन। अब ये दूरी देखो, ये सारी दूरी आर थी, उसमें से ए दूरी माइनस कर देंगे तो आर माइनस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, ये था नेगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और ये ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों को जोड़ के अपने अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 + 2 को जोड़ने पर क्या हुआ कि E1 + E2 इज इक्वल टू E, यानी कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब E1 और E2 कितना है ये देख लें। इस साइड E1 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये नेगेटिव, या इस साइड पहले ये लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन आर प्लस ए, आर माइनस ए की होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, ये था। इन दोनों में से कॉमन क्या हो गया, के क्यू अपॉन, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इसमें से कॉमन। उसके बाद अंदर 1/r माइनस ए की होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए की होल स्क्वायर, दोनों को तिरछा गुणा करने पर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस साइड हो गया आर प्लस ए की होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए की होल स्क्वायर, और बटा में आर माइनस ए की होल स्क्वायर और आर प्लस ए की होल स्क्वायर। ठीक है, एक एक टर्म्स को देखते जाना। ये इतना हो गया। अब बात करते हैं इसी को आगे कंटिन्यू। ये देखो Q यानी कि के क्यू, अपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट के लिखते हैं, के क्यू ठीक है, के क्यू, और ये कॉमन आ गया, और ये आर प्लस ए की होल स्क्वायर, ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। अब ये माइनस पड़ा है दूसरी जगह, ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज मतलब माइनस वाला अंदर सबके साथ गुणा हो जाएगा। नीचे जो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए की होल स्क्वायर
ठीक है, ये होल स्क्वायर है, ये दोनों के अंदर। अब दोनों को इसको माइनस को ओपन करते हुए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2ar इज इक्वल टू, इन दोनों के स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बाहर पड़ा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इंटू में क्यू। ठीक है, ये देखते हैं फिर बार आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट आउट, और ये 2ar और 2ar 4ar क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar और 2ar 4ar बटा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल स्क्वायर करने पर आर की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस a4। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं। अब देखो ये वापस से क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r से 4ar, ये r4 r की पावर 4 से a की पावर 4। अब देखो कंडीशन क्या है इसके अंदर, ये अब देखो इस साइड ध्यान से ये नोट कर लिया होगा आपने, ये देखो आप कंडीशन। अब ये कंडीशन इसमें यही रहती है कि देखो जो r है वो a की तुलना में, r जो a की तुलना में बहुत बड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं भी a जो है r की तुलना में बहुत ज़्यादा नगण्य है, r जो है a की तुलना में बहुत ज़्यादा नगण्य है। नगण्य मान तो फिर r की पावर 4 तो a की तुलना में बहुत ज़्यादा नगण्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेगलेक्ट कर चलते हैं, ये नेगलेक्ट हो गया r की पावर 4 से a की पावर 4। ठीक है, अब बात करते हैं जो भी रह गया अपने पास q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar बटा a की पावर 4 तो नेगलेक्ट कैंसिल आउट हो गया तो r की पावर 4। अब एक r से r की पावर 4 कटेगा तो r की पावर 3 रह गया नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये 4ar, r कट आउट नीचे r की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ये देखो 4a को अपने ये भी लिख सकते हैं, 4a को 2 इंटू 2a ये लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो 2a इंटू QA क्या था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वाला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, याद करो फॉर्मूला Q इंटू 2a, ये हो गया P Q इंटू 2a, ये था अपने पास 2a और ये 2 अपने पास पड़ा हुआ है 2, ये अपॉन ये k लिख दो सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2k, इसको क्या लिख सकते हैं अब P बटा अभी नीचे r की पावर 3 पड़ा हुआ है बराबर में E। ये था अपने पास अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से देखो एक बार, टर्म्स थोड़ी लंबी है वो तो अभी मिटा भी दिया। ये देखो इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, ये था अपने पास अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये था, एक बार इसको ध्यान से देखते जाना कौन सा कहाँ से टर्म नहीं आपको समझाया, ये होगा शायद। इसमें इसको ओपन करते इसको माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4ar, नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, फिर इसको कैंसिल करेंगे r की पावर 4 से, ये नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि ये r की पावर 4 की तुलना में a की पावर 4 बहुत ज़्यादा नगण्य है, इस कारण इसको नेगलेक्ट करेंगे और सीधा डायरेक्टली r से r कैंसिल आउट करेंगे तो r की पावर 3 बचेगा। ठीक है, और p इज इक्वल टू Q इंटू 2a विद्युत द्विध्रुव के कारण अपने बात कर ली थी पहले, तो ये इससे फॉर्मूला p रखने पर यहाँ पे विद्युत क्षेत्र अक्ष के ऊपर 2kp अपॉन r क्यूब फाइनल रिजल्ट आया अपने पास। तो ये था अपने पास अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं अपने निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये तो था अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बात करते हैं अपने निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के ऊपर, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष की जगह अपने निरक्ष करेंगे। अब निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखो पहले वही उसी तरह डायग्राम, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के निरक्ष यानी कि लंबवत दूरी P बिंदु पे, बिंदु P के ऊपर, इस बिंदु के ऊपर 90 डिग्री पे ये O मान लो,
इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये ए, ये आर, और ये क्या अपने पाइथागोरस प्रमेय से आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करंट स्क्वायर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल रूट, ये हो गया। इसी तरह ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल रूट, ये हो गया। इन दोनों के मध्य की दूरी होगी। ठीक है, अब एक एक पॉइंट के लिए बात करते हैं। अभी प्लस क्यू के लिए पी बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? ठीक है, ई वन के लिए प्लस क्यू के लिए, यानी कि प्लस क्यू के लिए कितनी होगी? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल रूट, बट स्क्वायर होगी तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगी, तो क्या बच गया अपने पास? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसी तरह नेगेटिव चार्ज के लिए E2 के लिए के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल रूट की होल स्क्वायर, तो ये वापस फिर स्क्वायर से कैंसिल आउट रूट, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच गया अपने पास E2 के लिए, यानी कि नेगेटिव चार्ज के लिए। और इन दोनों के मध्य की ए दूरी, ये आर दूरी के ऊपर अक्ष के ऊपर बिंदु P है, जिसके ऊपर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये था अपने पास E1 E2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों के जो परिमाण के अंदर समान है लेकिन विपरीत प्रकृति है। ये नेगेटिव चार्ज के लिए था, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, ये नेगेटिव चार्ज के लिए था। परिमाण के अंदर समान है लेकिन विपरीत प्रकृति के अंदर है, तो इन्हें अपने घटकों में विभाजित करेंगे। घटकों में पहले अपने बात कर ले, इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला बना लेते पहले। कोस थीटा क्या होता है? लाल बटा कक्का वाला आधार बटा कर्ण, आधार इसमें ए बटा कर्ण कितना है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल रूट, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की होल रूट, ये था कोस थीटा। ठीक है, ये था E1 और E2। अब इन्हें घटकों में विभाजित करते हैं, क्योंकि परिमाण में समान है लेकिन विपरीत प्रकृति है। अब देखो घटकों में विभाजित करने पर ये देखो E1 और E2 को, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, E1 के लिए साइन थीटा, E2 के लिए, लेकिन ये कोस थीटा वाला है, दोनों सेम साइड है, तो E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा। ये तो दोनों विपरीत प्रकृति के कारण साइन थीटा वाला कैंसिल आउट, लेकिन ये दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों जुड़ के क्या होगा? E कोस थीटा, यानी 2E कोस थीटा, दोनों सेम है। तो E इक्वल टू E निरक्ष के लिए कितना? E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा कितना हो गया? 2E कोस थीटा। ये E निरक्ष के लिए 2E कोस थीटा। अब E के लिए अपने कितना था विद्युत क्षेत्र? ये देखो 2 गुना E कितना? के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कोस थीटा का कितना है? ए अपॉन, ये क्यू है और ये ए है, ध्यान में रखना इसको। कोस थीटा क्या है? ए अपॉन के होल रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब देखो ये रूट, यानी कि एक रूट को अपने ये 1/2 रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और ये पूरा 1 है, तो कितना हो गया? ये 1 और 1/2 जोड़ के कितना हो गया? 3/2। 2 के लिखते हैं इसको, क्योंकि उलझन ज़्यादा बढ़ जाती है उसके बाद। Q इंटू ए, यानी सीधा इसको लिख, 2 को यहाँ पे लगा दो आप, 2A, यानी कि Q इंटू 2A कितना होता है? Q इंटू 2A, P इजिकल टू Q इंटू 2A, तो अपने P लिख दो इसको डायरेक्ट, KP। अब नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 1/2 है, तो ये कितना हो गया? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की 3/2, ये हो गया 3/2। अब वही चीज़ दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की स्क्वायर को अंदर इससे करेंगे तो 3/2, लेकिन आर वही, इसमें कंडीशन क्या है कि जो आर स्क्वायर है वो ए स्क्वायर की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ए स्क्वायर जो है बहुत ज़्यादा नगण्य है, इसको नगण्य या नेगलेक्ट करके चलेंगे तो अपने आगे इसकी क्या कंडीशन बढ़ जाती है? इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ये देखो इसको नेगलेक्ट करेंगे तो इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो के ई निरक्ष के ऊपर, ई निरक्ष पे के पी अपॉन आर स्क्वायर है, अंदर गुणा करेंगे तो आर की पावर 3/2 से 2 कैंसिल आउट, आर की क्यूब, ये बच गया अपने पास निरक्ष के ऊपर के पी अपॉन आर स्क्वायर। और अक्ष के ऊपर कितना था? ये था निरक्ष के ऊपर के पी अपॉन आर स्क्वायर, और ई अक्ष के ऊपर कितना था? याद करो 2kp अपॉन आर क्यूब, ये था अपने पास निरक्ष के ऊपर। अब ये देखो दोनों की तुलना करने पर
अक्ष और निरक्ष दोनों की तुलना करने पर अक्ष पे निरक्ष की तुलना में ये 2 गुना है, यानी कि यदि निरक्ष को 2 गुना कर दे तो ये अक्ष के बराबर हो जाएगा। कितना, ये देखो, यानी कि निरक्ष 2 गुना निरक्ष इज इक्वल टू अक्ष। बात को समझे, भी अक्ष वाले को 2 गुना कर दें तो ये निरक्ष के बराबर हो जाएगा। ये था अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। पहले अपने बात कर लेते विद्युत फ्लक्स के बारे में, और उसके बारे में बाद अपने बात की थी विद्युत द्विध्रुव के बारे में, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा निरक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर ली थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। तो बाकी आपने जो पहले अपने करवाया वो चीज़ आपने, आई होप आपने नोट किया होगा सब कुछ बढ़िया तरीके से। तो कंटिन्यू अपने सारे टॉपिक करेंगे। पहले अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की थी, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी एक टॉपिक रह गया अपना गाउस वाला, वो कर लेंगे। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने पोटेंशियल वाला करेंगे, फिर करंट वाला करेंगे। ठीक है, तो आप बस बढ़िया तरीके से करते जाना और फुल सपोर्ट करना इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और बताना। जय हिंद, जय भारत।